नमस्कार दोस्तों। देश में आई भयानक कोविड क्राइसिस को लेकर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मैं इस YouTube चैनल का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने में। क्या बेस्ट तरीका रहेगा? ये वीडियो उसी सवाल का जवाब है। आज के दिन देश भर के हॉस्पिटल्स में सख्त कमी है, हॉस्पिटल बेड्स की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की। तो आप लोगों को इस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में किसी को कोविड-19 हो जाता है तो चांसेस हैं कि उन्हें कोई हॉस्पिटल बेड ना मिले। ऐसे केस में आपको मजबूरन उन्हें घर पर ही रखना पड़ेगा और घर पर ही उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको कोविड-19 की होम ट्रीटमेंट समझाना चाहूंगा स्टेप बाय स्टेप। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपको कोई हॉस्पिटल बेड नहीं मिल पाता है या कोई डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं कंसल्ट करने के लिए। ऑब्वियसली मैं खुद कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैंने मेडिसिन नहीं पढ़ी है, इसीलिए इस वीडियो के लिए मैंने स्पेशली कंसल्ट किया अ टीम ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स को, जिन्होंने मुझे गाइडलाइंस बताई स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना चाहिए घर पर कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए। तो जो उन्होंने मुझे डिटेल में एक्सप्लेन किया है वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, एक वायरल व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत फैला हुआ है आज के दिन, जो बताता है कि अगर आप कैम्फर, अजवाइन और लौंग को इनहेल करोगे तो आपके ऑक्सीजन लेवल्स ऊपर चले जाएंगे और ये कोविड की ट्रीटमेंट में आपकी मदद करेंगे। ये चीज कंप्लीट फेक न्यूज है, इससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। तो प्लीज ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड में दी गई इंफॉर्मेशन को मत ट्राई करना, ये आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है उल्टा। ये समझ लिया तो अब साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स देखते हैं जो एक्चुअली में कोविड-19 की ट्रीटमेंट में मदद करती हैं। अगर आपके घर में कोई कोविड-19 का विक्टिम है तो पहले उन्हें आइसोलेट कीजिए। आइसोलेट करने के बाद उन्हें मॉनिटर करना जरूरी है। मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको यहां पर। कौन सी इक्विपमेंट? सबसे पहले एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक छोटा सा डिवाइस है जो उंगली पर लगता है, कुछ ₹1000 में आता है। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करता है। इसके अलावा एक थर्मोमीटर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ग्लव्स उस इंसान के लिए जो केयर करेगा कोविड-19 के विक्टिम की, मास्क हर किसी को पहना होना चाहिए, गार्बेज डिस्पोजल बैग्स, हैंड सैनिटाइजर्स और हो सके तो एक सेपरेट टॉयलेट कोविड-19 के मरीज के लिए। जिस रूम में कोविड-19 के विक्टिम रहेंगे वहां पर आप फैंस को ऑन रखिए और खिड़की खुली रखिए। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें इसलिए करी जा रही हैं ताकि इन्फेक्शन और लोगों तक ना फैले। लेकिन थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर, ये दो मेन मॉनिटरिंग की डिवाइसेस रहेंगे जिससे आप कोविड-19 के पेशेंट को मॉनिटर करोगे। जब भी आप इन्हें इस्तेमाल करो, इन्हें वाइप करना मत भूलना एक कपड़े से, ताकि ये इनकी जो रीडिंग्स आएंगी वो हमेशा एक्यूरेट हो। एक सिंपल सी टेबल बना लीजिए डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। कंप्यूटर पे, एक्सेल पे बना सकते हैं या फिर हाथ से भी लिख सकते हैं किसी पेपर पर। 3 चीजों को आप मेजर करेंगे हर 6 घंटे में: ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स और थर्मोमीटर से आ रही टेम्परेचर की रीडिंग। ऑक्सीजन सैचुरेशन को पहले आप बैठते वक्त मेजर कीजिए और उसके बाद 1 मिनट तक एक्सरसाइज करने के बाद बैठिए, खड़े होइए 1 मिनट तक और उसके बाद मेजर कीजिए। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट की 94% से ज्यादा है तो कोई बात नहीं है चिंता की, ये नॉर्मल है, हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से 94% के बीच में है तो इसे हर 4 घंटे में मेजर करने लग जाइए। और अगर ये 92% से नीचे आ जाती है तो ये मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ टेम्परेचर को भी हर 6 घंटे में मेजर करना है। अगर फीवर है तो पैरासिटामोल आप दे सकते हैं, 1 ग्राम पैरासिटामोल हर 6 से 8 घंटे में, डिपेंडिंग अपॉन द फीवर। इस सिचुएशन में पेशेंट की हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, तो इंश्योर कीजिए कि सफिशिएंट पानी पीने लग रहे हैं पेशेंट यहां पर। और इसी सिचुएशन में पेशेंट की मदद करने के लिए इनहेल्ड स्टेरॉइड्स जैसे कि बुडेसेनॉइड भी दिए जा सकते हैं, ट्वाइस डेली 800 mcg की डोज। ये स्टेरॉइड अक्सर एरोसोल की पैकेजिंग में आते हैं और इन्हें इनहेल करने के लिए एक स्पेसर की जरूरत होती है। एक स्पेसर ऐसा दिखता है, अस्थमा में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है ये। अब नेक्स्ट सिनेरियो पर आते हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से कम हो जाती है तो ऐसे केस में अगर हॉस्पिटल बेड अवेलेबल है तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। जो दवाइयां और स्टेरॉइड्स इस केस में दिए जाने चाहिए पेशेंट को वो हैं ये: डेक्सामेथासन 6 मिलीग्राम्स पर डे या फिर इसका कोई भी इक्विवेलेंट स्टेरॉइड, प्रेडनिसोन 40 मिलीग्राम्स, मिथाइल प्रेडनिसोलोन 30 मिलीग्राम्स या फिर हाइड्रोकॉर्टिजीन 150 मिलीग्राम्स। इनमें से कोई भी एक दिया जा सकता है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से स्टेरॉइड को प्रिपेयर किया गया है। रात को जब पेशेंट बेड पे सोएंगे तो उन्हें बोलना प्रोन पोजीशन में सोएं, यानी पेट के बल लेटकर सोएं, कुछ इस तरह से। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है ऑक्सीजन सैचुरेशन को इंक्रीज करने का। इस वीडियो को देखिए। See the oxygen saturation level when I was sitting, it was 95 and below 95. As soon as I lie down in prone posture, it's currently 93, and start deep breathing. I've been doing, just observe how it changes.
rapidly. Pronal breathing. So it moved from 93, 94 level to 99 in just about 1 minute pronal deep breathing. इसके अलावा इस सिनेरियो में फिर से पैरासिटामोल का इस्तेमाल कीजिए फीवर में, सफिशिएंट हाइड्रेशन मेंटेन रखिए और पैसिव लेग मूवमेंट्स कीजिए पेशेंट की, यानी उनका पैर पकड़ के इस तरह से अलग अलग पोजीशंस में रखिए ताकि उनकी सर्कुलेशन सही रहे। ज्यादा देर तक बेड पे लेटे रहने से सर्कुलेशन में इफेक्ट ना आए। और इसी सिनेरियो में दोस्तों आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट करने की भी जरूरत पड़ेगी घर पर, तो इंतजाम करिए कहीं से ऑक्सीजन लाने का। और नेजल कैन्यूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक डिवाइस है जो नाक पर लगता है, ट्यूब सी है, जो कि ऑक्सीजन को फ्लो करने में मदद करती है ऑक्सीजन सिलेंडर से पेशेंट की बॉडी में। 2 to 4 लीटर्स पर मिनट के फ्लो रेट को आप मेंटेन कर सकते हैं। कम से शुरुआत कीजिए और 6 लीटर पर मिनट तक के रेट तक आप जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट में 92% से ऊपर रहे तो। और ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगी पेशेंट में, पेशेंट ब्रेथलेस फील नहीं करेगा और उसका रेस्पिरेटरी रेट यानी कितनी सांसें ले रहा है वो पर मिनट 24 पर मिनट से नीचे चले जाएगा, तो आप कह सकते हो कि इंप्रूवमेंट आ गई है पेशेंट में, पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव होने लग रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से भी नीचे चली जाती है, ऐसे केस में हॉस्पिटल बेड मिले तो काफी अच्छा है, क्योंकि हॉस्पिटल बेड में मूव करना काफी जरूरी है। अगर नहीं मिले, हॉस्पिटल बेड नहीं अवेलेबल है, तो सेम ट्रीटमेंट को घर पर जारी रखिए। जो ड्रग्स की क्वांटिटी बताई थी उतनी ही क्वांटिटी में ड्रग्स देते रहिए। ऑक्सीजन फ्लो रेट को इस केस में बढ़ाया जा सकता है 6 लीटर पर मिनट से लेकर 10 लीटर्स पर मिनट तक। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से नीचे ही रहता है, उस पूरे समय के लिए स्टेरॉइड्स को जारी रखिए, प्रोन पोजीशनिंग को मेंटेन रखिए। पेशेंट में इंप्रूवमेंट तब आएगी जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से ऊपर जाएगा, और साथ ही साथ पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेथलेस फील नहीं होगा और रेस्पिरेटरी रेट 24 ब्रेथ्स पर मिनट से कम होगा। कुछ ड्रग्स और स्टेरॉइड्स की मैं यहां पर लिस्ट देना चाहूंगा जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। एक टाइम पर लोगों को लगता था कि ये यूजफुल है, लेकिन बाद में जितने भी रिसर्च पेपर्स आए उन्होंने बताया कि ये यूजफुल नहीं है। रेमडेसिविर का, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसके बहुत ही स्पेसिफिक यूज केसेस हैं। आज तक कोई भी साइंटिफिक रिसर्च ये प्रूव नहीं कर पाई है कि फॉर श्योर ये कोविड-19 के खिलाफ मॉर्टेलिटी रिड्यूस करने में मदद करती है, यानी इसको लेने से आपके चांसेस कम हो जाएंगे मरने के, ऐसा नहीं होगा। बस कुछ रिसर्च ने यह बताया है कि मे बी रेमडेसिविर मदद करता है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कम करने में, अगर उसे सही टाइम पर दिया जाए तो। जितनी हाइप इस ड्रग की बनी हुई है कि शॉर्टेज होने लग रही है, लोग ब्लैक मार्केटिंग करने लग रहे हैं, रियलिटी में इसका यूज ऑलमोस्ट यूजलेस है ये ड्रग। लेकिन जो बाकी स्टेरॉइड्स मैंने आपको बताया वो एक्चुअली में मदद कर रहे हैं ट्रीटमेंट। तो ये जितनी भी होम ट्रीटमेंट की स्टेप्स मैंने आपको बताई, इन सब में एडवाइजेबल है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कम से कम पेशेंट की एक इनिशियल असेसमेंट करा लीजिए किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में डॉक्टर से, कि डॉक्टर को पहले पता हो कि इस पेशेंट को ये चीजें हैं, इसकी वजह से ये चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने रेकमेंड किया ये जो पोजीशन थी पेट के बल लेटने की, अब कोई प्रेग्नेंट है तो उन्हें ऑब्वियसली ये नहीं करना चाहिए, किसी को स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। तो हर पेशेंट अलग होता है, कोई पहले से अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके बेसिस पे कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं ट्रीटमेंट में, जो कि सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए एक इनिशियल असेसमेंट कराना काफ़ी एडवाइजेबल है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो किसी डॉक्टर या नर्स का कम से कम एक ओवरसाइट ही मिल जाए, फोन कॉल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू, वो भी अच्छा रहेगा। बाकी सैनिटाइजिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए, स्पेशली अगर आपके घर में कोई कोविड-19 का मरीज है, और वैक्सीनेशन को प्रमोट कीजिए। एक चीज जरूर मैं यहां पर बताना चाहूंगा, वैक्सीनेशन एक प्रिवेंशन का तरीका है, कोई क्योर नहीं है। वैक्सीन कोई दवा नहीं है कि अगर आपको कोविड-19 हो गया तो वो वैक्सीन लेने से वो क्योर हो जाएगा कोविड-19। कोई ट्रीटमेंट का प्रोसीजर नहीं है। अगर आपको कोविड-19 के सिम्टम्स हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। इंतजार कीजिए जब तक सिम्टम्स चले नहीं जाते, उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। क्योंकि वैक्सीन में आप बेसिकली अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं डिजीज से लड़ने के लिए। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है, क्योंकि आपको एक्चुअली वो डिजीज ऑलरेडी हो रखा है, तो उस ट्रेनिंग की क्या जरूरत जब वो डिजीज एक्चुअली में हो रहा है। तो आपको वो ट्रेनिंग फिर किसी काम की नहीं रहेगी, आपकी मदद नहीं करेगी वो ट्रेनिंग। और एक और चीज, क्योंकि ट्रेनिंग में कुछ समय लगता है, तो वैक्सीन लेने के बाद एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग, अच्छे से हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि वैक्सीन लगने के एकदम बाद अगर आपको डिजीज हो जाए तो भी आपकी बॉडी के लिए काफी मुश्किलें होंगी, क्योंकि फिर से ट्रेनिंग है इम्यून सिस्टम के लिए, और उसके ऊपर से आप एक्चुअल डिजीज भी ले आते हो, तो ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है इम्यून सिस्टम पर।
उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जरूरत पड़ने पर काम आए। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स के साथ, ताकि सब प्रिपेयर्ड रह सकें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। अगर इस वीडियो से किसी एक इंसान की भी जान बचती है तो मैं इसे सक्सेसफुल मानूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।